हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 18th ऑफ जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट अगरवुड। नाउ आपने अक्सर अगरवुड के बारे में सुना होगा बिकॉज अगरबत्तियाँ इनसे बनती है। नाउ अगरवुड क्या है, ध्यान रखिएगा। अगरवुड बेसिकली किसी ट्री का एक फ्रेगमेंट पार्ट होता है। देखो ट्री क्या करती है ना, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे कि ट्री क्या करती है, अपने आप को मॉडिफाई करती है, अपने स्टेम के अंदर, अपने बाग के अंदर एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस बनाती है। इसी डार्क कलर सब्सटेंस को अगरवुड बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर अगरवुड है ना, वो लार्जली किस टाइप के ट्रीज़ में बनते हैं? तो ये बनते हैं एक्युलेरिया के ट्रीज़ में। एक्युलेरिया एक ट्री के जीनस है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ होते हैं। इसी में ये पर्टिकुलर ज़्यादातर बनता है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह पर ये अगरवुड के ट्रीज़ जो है वो पाए जाते हैं ना। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर ट्री जो है वो अगरवुड को बनाती है एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है एगेलॉच। ध्यान रखिए, एगेलॉच यूपीएससी पूछ सकता है एगेलॉच क्या है। नाउ क्या प्रोसेस है, क्यों ये पर्टिकुलर अगरवुड बनते हैं? देखो कुछ ट्रीज़ में क्या होता है, एक फंगस होता है। इस फंगस का नाम है फिलाफोरा पैरासिटिका। तो फिलाफोरा पैरासिटिका जो फंगस है ये उस ट्री को इन्फेक्ट कर देता है और उसके बाद वो पर्टिकुलर ट्री जो है अपने बॉडी के अंदर एक अगरवुड नाम का सब्सटेंस बनाती है। इसी अगरवुड को जो फार्मर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको कमर्शलाइज करके बेच देते हैं। इससे अगरवुड को देन इस्तेमाल करके जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो फ्रेगनेंस से रिलेटेड चीज़ बनाती है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, एक सबसे ज़्यादा जो ट्री है, कौन सी ट्री है जो सबसे ज़्यादा अगरवुड्स बनाती है? द आंसर इज एक्युलेरिया मेलेसेंसिस। एक्युलेरिया मेलेसेंसिस वंस अगेन यूपीएससी पूछ सकता है इसके बारे में। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अगरवुड्स यही बनाती है। इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है? परफ्यूम बनाने में, अगरबत्ती बनाने में और बाकी जो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स हैं इन सबको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक्युलेरिया मेलेसेंसिस जो है वो त्रिपुरा का स्टेट ट्री भी है और इसको साइट्स के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। सो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट आर्टिकल आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। मूविंग अहेड सेकंड आर्टिकल, जहाँ पर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उन सब चीज़ों को प्रमोट करने के बारे में बात करने वाले हैं। तो एडिटोरियल जो है वो एक डेटा देता है और वो बोलता है कि इंडिया, जब हम ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। लेकिन जब हम उसी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो उसमें इंडिया 8th नंबर पे आता है और हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट शेयर है वो सिर्फ 2.4% रह गया है पूरी ग्लोबल लेवल का। नाउ हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, फिर हमारा एक्सपोर्ट इतना कम क्यों है? तो यहाँ पर रीजंस दिए जाते हैं। पहला है लो प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। सेकंड, हमारा क्वालिटी यहाँ पर कंपैरेटिवली इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। और तीसरा, हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं है। तो आज के आर्टिकल में हम थर्ड जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने एक स्टडी की थी जिसके तहत ये पता चला कि भारत को अगर अपना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को अगर रिड्यूस करना है तो देखो बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, बट उससे पहले ये चीज़ समझना जरूरी है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो कितना ज़्यादा है। तो 2022 की स्टडी के अनुसार ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ इतने का हम एनुअल लॉस खा रहे हैं। एनुअल, हर साल हम इतना का जो हमारी चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही है, हमारी वेस्ट हो जा रही हैं क्योंकि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। देखो एक तरफ तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमारे फूड की डिमांड, न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, डिमांड सप्लाई का मिसमैच क्रिएट करेंगे जिसके कारण इन्फ्लेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर बहुत ज़रूरी है हमें अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना। लॉस के सोर्सेस क्या क्या हैं? सबसे बड़ा जो लॉस आता है वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ की तरफ से आता है, जैसे एग्स हो गए, फिश, मीट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल। जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। माना जाता है कि जो ओवरऑल हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसमें से 19% लॉस तो सिर्फ और सिर्फ पेरिशेबल कमोडिटीज़ का होता है। मतलब इन चीज़ों को हम रोक नहीं पाते हैं ख़राब होने से। बहुत सारे अलग अलग टाइप की लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले फार्मर्स को फर्स्ट माइल अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जो अपनी खेत है, खेत से लेकर के मंडी तक, इस पर्टिकुलर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फिर लॉन्ग हॉल प्लानिंग करनी होगी। लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जैसे मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास अगर कोई चीज़ आ गई है तो वहाँ से कंज्यूमर्स तक तो जाती है वहाँ तक। इन सब चीज़ों पर हमें काम करना होगा, हर जगह पर हमें लॉसेस को बचाना होगा। अगर हम इंडिया के फार्मर्स को सेग्रीगेट करें तो पता चलता है कि 86% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में, पेरिशेबल के स्टोरेज में यहाँ पर पैसे खर्च करें, राइट। उनको यहाँ पर पैसे खर्च करने की कोई नीड फील नहीं होती, जिसके कारण यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फ्री ट्रांसपोर्ट में, मतलब सामान ढोने में, जैसे कि भारी सामान, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें जो हमारा रेलवेज़ है वो काफ़ी स्ट्रांगली करता है। अगर हम 2022 का डेटा देखें तो जो रेलवेज़ का ओवरऑल 75% रेवेन्यू आया है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रांसपोर्ट की तरफ से आया है।
आप जानते हैं कि एवरी सिंगल डे लैक्स ऑफ पीपल जो है वो ट्रैवल करते हैं रेलवेज में, बट इसके बावजूद उसका रेवेन्यू सिर्फ 25% है। 75% रेवेन्यू कहाँ से आता है? फ्री ट्रांसपोर्ट से, सामान को इधर उधर करने से। बट इसके बावजूद 97% जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको रोड से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण लॉसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। समझो, रेलवेज यहाँ पर हैवी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके कारण उनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं। बट हैवी चीज़ों को करने के कारण फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इनका ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज नहीं कर पाता है। राइट, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए रेलवेज ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। जैसे पहले लॉन्च किया ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस, मतलब फार्मर्स को बोला गया कि आप अपना ट्रक जिसमें सामान रखा हुआ है आप उसको ट्रेन के ऊपर डाल दीजिए, वो ट्रेन जो है ऑटोमेटिकली आपको जहाँ पर पहुँचाना है पहुँचा देगा। सेकेंड, कोविड के दौरान में पेरिशेबल कमोडिटीज़ को इधर से उधर इंडिया के एक पार्ट से सेकेंड पार्ट लेके जाने के लिए स्पेशल ट्रेन मूव किए गए थे। थर्ड, किसान रेल स्कीम लॉन्च किया गया है, जहाँ पर फार्मर्स जो हैं पेरिशेबल चीज़ों को ट्रेन के जरिए इंडिया के एक पार्ट से सेकेंड पार्ट में लेके जा सकते हैं। नो, ये सब करने से होगा क्या? पहली चीज़ तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस हो जाएगी, और सेकेंड, फार्मर्स का इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ ओवरऑल जो हमारे एडिटोरियल हैं उसके अंदर यही चीज़ बताई गई है कि रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज़ को एक पार्ट ऑफ द कंट्री से सेकेंड पार्ट ऑफ द कंट्री में मूव करने के लिए। इससे क्या होगा? फूड सेफ्टी का जो ओवरऑल चीज़ है वो इंक्रीज़ होगी, स्पॉइलेज रिड्यूस होगा, जो कि रोड में काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल होती है चीज़ें, वो चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। डोमेस्टिक जो हमारा मार्केट है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, हर चीज़ को हम यहाँ पर केटर कर पाएंगे अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, ये आर्टिकल जो था प्रॉपर्ली आपको समझ आ गया है। मूविंग अहेड, थर्ड आर्टिकल की बात करते हैं, जहाँ पर हम सब कास्ट रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, अभी तक इंडिया जो है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। अब हम एक डिमांड उठी है सब कास्ट के लिए, तो क्या सब कास्ट लेवल पर रिजर्वेशन देनी जरूरी है? समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो भारत में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। उस चीज़ को टैकल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लीगल सेफगार्ड्स इस्तेमाल करती है, जैसे लॉज वगैरह बनाती है, रूल्स बनाती है। इसके अलावा उनको रिजर्वेशन दिया है पब्लिक जॉब्स में, एजुकेशन में। और थर्ड चीज़ कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने मेजर्स बनाए हैं जिसके तहत जो लो कास्ट के लोग हैं उनके पास अगर कोई लैंड है, कोई बिजनेस है, तो उसको प्रॉपर्ली ओनरशिप प्रोवाइड कर सके, मतलब उनके पास उनके लीगल पेपर्स वगैरह उनको मिल सके। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। और फोर्थ चीज़ ऑब्वियसली एजुकेशन लोन्स दिए हैं ताकि सस्ते इंटरेस्ट रेट पे वो लोग जाकर पढ़ाई कर सकें। नाउ अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये दो टाइप के डिफरेंट टाइप के यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक को बोलते हैं नेगेटिव, एक को बोलते हैं पॉजिटिव। इसी को समझो। नेगेटिव का मतलब है जब गवर्नमेंट किसी को कोई चीज़ करने से रोकता है, मतलब लेट्स से किसी कास्ट को हरास किया जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको करने से रोकेगा, राइट। मतलब दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बोलेगा कि भाई ऐसा मत करो वरना हम आपको पनिशमेंट देंगे। इसी को कहते हैं नेगेटिव कनोटेशन। मतलब इसको बचाने के लिए, इस कास्ट को बचाने के लिए उसने बाकियों को कुछ करने से मना किया है, मतलब नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। बट अगर हम पॉजिटिव रोल की बात करें तो देखो, इस पर्टिकुलर कास्ट को, जो लो कास्ट है, उसको अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करे, लोन्स प्रोवाइड करे, सब्सिडी प्रोवाइड करे, राइट, अफर्मेटिव एक्शन यानी कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करे, इसे कहते हैं पॉजिटिव कनोटेशन। तो गवर्नमेंट हमेशा दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते कि सिर्फ नेगेटिव को हम यूज़ करें, पॉजिटिव को छोड़ दो, या फिर पॉजिटिव को यूज़ करो, नेगेटिव को छोड़ दो। हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा। अब अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कास्ट एंड सब कास्ट में? गवर्नमेंट जो डॉक्टर अम्बेडकर है वो डायरेक्टली बोलते हैं कि किसी भी लो कास्ट लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए 3 सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स की ज़रूरत है। पहला है लीगल सेफगार्ड्स, मतलब प्रॉपर लॉज होने चाहिए। सेकंड, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, मतलब अफर्मेटिव एक्शन यानी कि पॉजिटिव हेल्प। और थर्ड, इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट दो उनको, तभी हो जाकर के अपलिफ्ट हो पाएंगे। नाउ जब वो ये सब बोल रहे थे तो वो ओवरऑल अनटचेबल्स एज अ होल की बात कर रहे थे, मतलब पूरी की पूरी कास्ट की बात कर रहे थे, किसी स्पेसिफिक सब कास्ट की बात नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर भी यहाँ पर सब कास्ट के फेवर में नहीं थे, अदर वो कास्ट के फेवर में थे। अब देखो, सब कास्ट की डिमांड क्यों उठी है? ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज एक कास्ट के अंदर आप जानते हैं बहुत सारे सब कास्ट होते हैं। उन सब कास्ट में से कुछ तो होते हैं जो जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है और वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, बट जो कुछ होते हैं जो ज़्यादा पिछड़े होते हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाता है, उसके कारण वो अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लैक ऑफ इनकम, लैक ऑफ एजुकेशन। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को उनके कैपिटल एसेट्स, मतलब अगर उनके पास कोई लैंड है, बिजनेस है, तो उसको प्रॉपर्ली डिजिटाइज करवाना चाहिए, उनके पेपर्स उनके पास प्रॉपर्ली करवाने चाहिए, सो दैट सोसाइटी में उनकी जो ओवरऑल इमेज है वो अपलिफ्ट हो। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, तभी जाकर के उनको एक बेटर तरीके से जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं और वो इस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर आ सकते हैं। नाउ
आर्टिकल बोलता है कि जब भी गवर्नमेंट को सब कास्ट रिजर्वेशन देने चाहिए, अगर देने हैं तो वहाँ पर 2 फोल्ड चीज़ें वो ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज़ तो देखना है कि जो किसी कास्ट का अंडर रिप्रेजेंटेशन है वो किस चीज़ के कारण है। अगर वो अंडर रिप्रेजेंटेशन लैक ऑफ एसेट्स के कारण है, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण है, तब तो डेफिनेटली उनके ऊपर इंडिविजुअल फोकस की ज़रूरत है। तब तो सब कास्ट को अलग से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। बट अगर वो अंडर रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मतलब मौजूद है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को पहली चीज़ तो एजुकेशन डेफिनेटली, और सेकंड उनका जो कैपिटल एसेट्स का ओनरशिप है वो चीज़ वहाँ पर उनको प्रोवाइड करना चाहिए। और आर्टिकल लास्ट में क्या बोलता है? आर्टिकल बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो सबकास्ट की चीज़ें चल रही हैं वो तभी इफेक्टिव हो पाएंगे जब हम प्रॉपर डेटा के साथ उसको जस्टिफाई करेंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी सबकास्ट को उठाकर बोल दो कि भाई इसको 2 से 3% दे दो। दैट विल नॉट बी फिजिबल। हमें एक प्रॉपर डेटा से जस्टिफाई करना होगा कि इस पर्टिकुलर सबकास्ट का जो पॉपुलेशन है वो इतना है, इसलिए इस पर्टिकुलर सबकास्ट को इतना हमें रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मूविंग अहेड, यहाँ पर हम वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इस आर्टिकल में बहुत अच्छी तरीके से डेटा की हेल्प से इस पर्टिकुलर चीज़ को समझाया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं किस पर्टिकुलर कंट्री में नंबर ऑफ वुमेन एमपीज कितनी है। नाउ यूके यानी कि इंग्लैंड में 263 वुमेन एमपीज हैं, जो कि उनके पार्लियामेंट का 40% है। साउथ अफ्रीका में 45%, यूएसए में 29%। अब देखते हैं किस कंट्री ने अपने वुमेन्स को राइट टू वोट कब दिया था। न्यूजीलैंड ने 1893 में दिया था, यूके ने 1928 में, यूएस ने 1920 में। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वुमेन्स को राइट टू वोट 1952 में दिया गया था, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस किए गए थे। तो इसके बावजूद लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है। अगर आप 2004 तक की बात करें तो उससे पहले तो सिर्फ 5 से 10% ही वुमेन्स को रिजर्वेशन, सिर्फ उनको सीट्स दी जाती थी, उनको सिर्फ पार्टिसिपेशन दिया जाता था। अभी भी लोकसभा में जो 18th लोकसभा भी चल रहा है, यहाँ पर भी अगर आप सब कुछ मिला ले तब भी सिर्फ 14% ही वुमेन्स हैं। अभी भी 86% यहाँ पर मेल हैं जो कि पार्लियामेंट को डोमिनेट करते हैं। अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो ऑन एन एवरेज सिर्फ 9% वुमेन्स हैं ऑलमोस्ट सारी के सारे स्टेट्स के अंदर। ये भी शो करता है कि कैसे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लगातार रिड्यूस होता जा रहा है। अगर हम 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की बात करें जो कि 1992 और 1993 में आया था, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नाउ सेम लाइन्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आया है, जिसके तहत ये बोला गया है कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये चीज़ जो लाया गया है दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट को सितंबर 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था, इसको मतलब पास किया गया था, और जो ये बोलता है कि वुमेन्स को लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये कब लागू होगा, ये कब इंप्लीमेंट होगा? इट विल बी डन आफ्टर 2026 सेंसस। देखो सेंसस तो 2021 में होगा, बट वो पब्लिश 2026 में होगा, इसलिए हम उसको 2026 सेंसस बोलते हैं। ठीक है। नाउ रिसेंटली एक रैंकिंग आई है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन द्वारा निकाला गया है, जो कि रैंकिंग है अबाउट मंथली रैंकिंग ऑफ वुमेन्स इन नेशनल पार्लियामेंट्स। उसमें इंडिया 143rd नंबर पे है। सोचो, इंडिया जो अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देती है सबको, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देती है, उसमें इंडिया 143rd में है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव। मूविंग अहेड, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में है। नाउ आर्टिकल के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, उस पर्टिकुलर लाइन को हम डायरेक्टली इंट्रोडक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में। वो लाइन क्या बोलती है? लाइन सेज नालंदा इज मोर देन जस्ट अ नेम। वो एक नाम से बढ़कर है। इट सिंबलाइजेस एन आइडेंटिटी, अ मंत्रा एंड रेजिलेंस ऑफ नॉलेज। राइट, ये लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस के इंट्रोडक्शन के अंदर। नाउ 427 AD में कुमारगुप्ता I, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट एम्परर थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को बनाया था, और तब से ये यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग की तरह अपलिफ्ट हुआ। आगे जाकर पाला जो किंग्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल में रूल करते थे, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन जो बहुत सारे एम्परर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे डोनेशंस दिए, और सब ने मिला जुला कर नालंदा यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट करने में हेल्प किया। ह्यूनसांग 7th सेंचुरी में हर्षवर्धना के टाइम में इंडिया आए थे, उन्होंने 5 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, और वो बताते हैं किस तरीके से यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेटिकुलस है, कैसे यहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है। राइट, देन माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने 12th सेंचुरी के अंदर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जला दिया था। राइट, पूरा का पूरा तोड़ दिया था, जिसके कारण ये यूनिवर्सिटी ब्रेक हो गई थी। उसके बाद रिसेंटली जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके न्यू कैंपस को बनाया गया है, और एम क्या है? एम है जो पुराना हमारा एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग था उसको फिर से एक बार रिवाइव करना, कुछ न्यू एम्बिशंस रखना, और फिर से एक बार हमारे ग्लोरियस पास्ट के साथ रिकनेक्ट करना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, आज का लास्ट आर्टिकल जो है वो ओलंपिक गेम्स के बारे में।
ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी वेरी फैक्चुअल थिंग, और ये फैक्चुअल थिंग स्टेट पीसेस के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि यूपीएससी भी आजकल स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछने लगा है। नाउ ऑब्वियसली इस साल ओलंपिक्स है, तो आप मतलब इतना आप सोच सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2025 के प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे ओलंपिक्स के बेस पे पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, दिस वाज 33rd ओलंपिक गेम्स, 33rd एडिशन हो रहा है ओलंपिक गेम्स का। 26 जुलाई को स्टार्ट होगा, पेरिस में होने वाला है। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चनर के अंदर आए हैं द हिंदू के अंदर, उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो कि नॉन लीप ईयर में हुआ था। सो 1900 में पेरिस ओलंपिक्स हुआ था, वो नॉन लीप ईयर में हुआ था। 1900 ध्यान रखिएगा एक नॉन लीप ईयर है बिकॉज ऑफ 4 से डिवाइड नहीं हो पाता। इसके अलावा कौन सी कंट्री पहली एशियन नेशन बनती है जो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती है? द आंसर इज जापान, जो कि 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा कौन सा ओलंपिक गेम्स में ओलंपिक ओथ और फ्लैग को इनिशिएट किया गया था? सो 1920 में एंटवर्प में ओलंपिक्स हुआ था, वहाँ पर इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा कौन सा ओलंपिक था जहाँ पे ओलंपिक का मोटो जो है CTS LTS 40S, यानी कि हायर फास्टर स्ट्रॉन्गर, इस चीज़ को लॉन्च किया गया था। सो इट वॉज इन 1924 पेरिस ओलंपिक्स। इसके अलावा कौन सी ऐसी ओलंपिक्स थी जहाँ पर पहली बार ओलंपिक विलेज का कंसेप्ट लेकर आए थे? ओलंपिक विलेज ध्यान रखिएगा एक ट्रेडिशनल चीज़ है जहाँ पर ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले एक ओलंपिक्स विलेज बनाया जाता है, और साथ ही साथ कौन सा ऐसा बेसिकली ओलंपिक्स था जहाँ पर पहली बार ओलंपिक विलेज बनाया गया और विक्ट्री पोडियम बनाया गया, जो था 1932 का लॉस एंजलिस यानी कि USA का ओलंपिक्स था। इसके अलावा कौन सा पहला ओलंपिक गेम था जिसको टीवी पे टेलीकास्ट किया गया था और जहाँ पर पहली बार टॉर्च का इस्तेमाल किया था? आप देखेंगे ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले एक मशाल होती है, उस मशाल को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो घूम रहे होते हैं, राइट? उसे टॉर्च बोलते हैं, ओलंपिक टॉर्च। वो उसको स्टार्ट कब किया था? 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। इसके अलावा कौन सा पहला ओलंपिक गेम्स था जो कि यूरोप और अमेरिका के बाहर हुआ था? सो इट वॉज इन 1956 मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर का पहला ओलंपिक्स था। इसके अलावा एशिया में पहला ओलंपिक्स कब और कहाँ पे हुआ था? इट वॉज इन 1964 टोक्यो यानी कि जापान में हुआ था। एंड फाइनली ऑफिशियल मैस्कट कौन सा ओलंपिक गेम्स में स्टार्ट हुआ था और कौन सा मैस्कट था? 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में, यानी कि जो जर्मनी में था वहाँ स्टार्ट हुआ था, और मैस्कट का नाम था वॉल्दी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आज का जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। आज का हमारा डिस्कशन जो है वो लार्जली मेंस फोकस था, बिकॉज हमने काफ़ी सारे आइटोरियल्स को डिस्कस किया। इन चीज़ों को आप मेंस में फॉर्डर पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का आर्टिकल आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।